Hello guys, welcome to the channel. So I am starting with the third part of this chapter. So this in this video we are going to talk about some instruments through which RBI control the credit creation and money supply. Also there are some quantitative and qualitative instruments used by the Reserve Bank of India. So in the last video we covered one function, that is banker to the government, and in the next function we are going to talk about RBI's bankers bank and supervisor function. So in this function, let's start. And in this function we are talking about, like, there are number of commercial banks in the country, and there should be some agency to regulate and supervise their function. So being the apex bank, जो हमारी central bank है RBI, वो act as the banker to the other banks. That is why this RBI is called bankers bank. यानी कि सारी banks की bank होती है ये, मतलब कि it bears the same relationship with commercial bank as the later maintains with the general public. जैसे कमर्शियल बैंक्स हमसे डील करती है, वैसे ही RBI कमर्शियल बैंक से डील करती है. तो there are some functions in three functions that central bank acts as for the commercial banks. तो सबसे पहला है custodian of cash reserves. तो कमर्शियल बैंक की रिक्वायरमेंट होती है कुछ सर्टन प्रपोर्शन ऑफ डिपॉजिट्स एज कैश रिजर्व रेशियो की रखना विद सेंट्रल बैंक. तो जो हमारा सेंट्रल बैंक है ये हर कमर्शियल बैंक के कैश रिजर्व रेशियो का कस्टोडियन है. सेकेंड इज़ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट. तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो कमर्शियल बैंक है उनके पास में इतने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होते हैं कि उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं होती, किसी और रिसोर्सेज से वो अपना फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं कर पाते हैं, तो दे कैन अप्रोच टू सेंट्रल बैंक टू गिव लोन्स एंड एडवांसेस एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट. मतलब कि आखिर की जो हमारी ऑप्शन होता है वो सेंट्रल बैंक होती है कमर्शियल बैंक के पास में, जहाँ से वो अपनी कहीं से भी सोर्सेज से रिक्वायरमेंट पूरी ना होने पर वो सेंट्रल बैंक से लोन्स और एडवांसेस ले सकती है. सेंट्रल बैंक असिस्ट करती है इन बैंक को डिस्काउंट करने के लिए अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज. थर्ड फंक्शन जो RBI एक बैंक की तरह कमर्शियल उसके लिए करता है कि काफ़ी जो भी सेंट्रल बैंक है उसके पास में सारी कमर्शियल बैंक का कैश रिजर्व्स होता है. तो सेंट्रल बैंक के लिए ये कन्वीनियंट और इजी होता है कि एक्ट करना एज देयर क्लियरिंग हाउसेस. सपोज़ कमर्शियल बैंक्स के पास में कुछ प्रॉब्लम चल रही है या फिर कोई सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, तो आराम से सेंट्रल बैंक उनके अकाउंट से डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज करके उनका सेटलमेंट कर सकती है, क्योंकि हर कमर्शियल बैंक का अकाउंट RBI के पास में होता है. तो कोई भी डिस्प्यूट होता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको क्लियर करने के लिए आराम से RBI उनके अकाउंट से डेबिट या क्रेडिट एंट्रीज करके क्लियरिंग हाउस की तरह एक एक्ट करती है. तो हमने लास्ट फंक्शन पढ़ा बैंकर्स बैंक, जिसमें हमने ये देखा कि सारे रिजर्व्स का कस्टोडियन होता है रिजर्व बैंक सारे कमर्शियल बैंक्स का. लेंडर होता है ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, लास्ट में जाके अगर किसी भी सोर्स से रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही हो तो कमर्शियल बैंक RBI से अपने लोन से एडवांसेस ले सकता है. थर्ड क्लियरिंग हाउसेस, तो कोई डिस्प्यूट्स या फिर कोई क्लेम्स सेटल करना हो तो आराम से RBI कर सकती है. तो वी ऑलरेडी कंप्लीटेड द 5 फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक, दैट इज करेंसी अथॉरिटी, banker to the government, bankers bank. Now we are going to talk about some two other kind of function of the central bank, that is controller of money supply and credit and custodian of foreign exchange reserves. तो controller of money supply and credit का क्या है, तो हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे सेंट्रल बैंक क्रेडिट कंट्रोल करता है और कैसे परचेजिंग पावर को कम कर सकता है या बढ़ा सकता है पब्लिक की. तो काफ़ी इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस होती हैं, तो RBI कंट्रोल करता है मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमी. तो RBI के पास सोल मोनोपोली है करेंसी इशू करने की, तो ये हेल्प कर ये मतलब कंट्रोल कर सकता है RBI क्रेडिट एंड सप्लाई ऑफ मनी. तो इसके लिए RBI दो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकता है. सबसे पहला है क्वांटिटिव इंस्ट्रूमेंट्स. तो ये इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है जहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट इन सर्कुलेशन को इन्फ्लुएंस करता है. लेकिन एक होती है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स. इसमें क्या होता है कि क्वांटिटेटिव क्या हो गया कि वो
कुछ मॉनेटरी या न्यूमेरिकल फॉर्म में हो गया। बाकी अगर हम क्वालिटेटिव की बात करें तो ये अदर देन मॉनेटरी टर्म्स होती हैं। तो हमने डिस्कस किया कि दो काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि क्वांटिटेटिव होती हैं, जो मॉनेटरी फॉर्म से वो रेगुलेट करती है मनी सप्लाई, एंड सेकंड था क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो कि मॉनेटरी टर्म्स के अलावा इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो इसके तीन पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पे मेंशन किए हैं, जैसे कि क्वांटिटेटिव में है बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। और अगर हम क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो एक था मार्जिन रिक्वायरमेंट, एक था मॉरल सुसेशन और एक था सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स। तो हम सबसे पहले बात करेंगे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की, जिसमें सबसे पहले आता है बैंक रेट पॉलिसी। तो बैंक रेट एक्चुअली में होता क्या है, वो इट रिफर्स टू द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। तो हमने एक फंक्शन पढ़ा था जिसमें ये था कि अगर कमर्शियल बैंक को कहीं भी किसी सोर्सेज से मनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो वो कमर्शियल बैंक्स जाके आरबीआई से लोन ले सकती है, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट होगा वो होगा बैंक रेट। तो इस इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज़ करेगी, जो बैंक रेट होगा वो अनाउंस करता है सेंट्रल बैंक डिफरेंट रेगुलर इंटरवल्स पे इन रिस्पॉन्स टू द नीड्स ऑफ मनी मार्केट। तो जो सेंट्रल बैंक एडवांस करता है लोन अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ और एलिजिबल बिल ऑफ एक्सचेंज, तो आरबीआई एक्टिवली यूज़ करता है बैंक रेट पॉलिसी टू कंट्रोल क्रेडिट। कैसे? इंक्रीज इन बैंक रेट क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हो जाएगी सेंट्रल बैंक से वो बढ़ जाएगी, यानी कि कमर्शियल बैंक को ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा आरबीआई को अगर उन्हें लोन लेना है तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाएगी। इसकी वजह से कमर्शियल बैंक्स को भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करने के लिए, विच डिस्करेजेस बोरोअर्स फ्रॉम टेकिंग लोन्स। तो ये एक पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है जिससे आरबीआई यूज़ करती है कंट्रोल करने के लिए क्रेडिट। अब इसको कंडीशंस क्या हैं, इसके लिए क्या होता है कि लेंडिंग रेट होता है जो कमर्शियल बैंक का, वो अफेक्ट करता है बैंक रेट में, ठीक है। जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है द इकोनॉमी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, प्राइस, वेजेस, रेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन मस्ट एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट। कमर्शियल बैंक होना चाहिए, मस्ट पोजेस एलिजिबल सिक्योरिटीज ऑफ सफिशिएंट अमाउंट विच सेंट्रल बैंक इज रेडी टू एक्सेप्ट। तो जब कमर्शियल बैंक अप्रोच करेगा सेंट्रल बैंक के पास लोन के लिए, तो उसके लिए उसे कुछ सिक्योरिटीज़ एज कोलेटरल भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो ये कंडीशन नेसेसरी है। एंड जो सक्सेस ऑफ बैंक रेट पॉलिसी डिपेंड करता है ऑन द साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टर्स। अगर इंक्रीज होता है बैंक रेट में, मस्ट डिक्रीज द इन्वेस्टर्स, एंड अ फॉल इन द बैंक रेट मस्ट इनकरेज देम फॉर मोर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये वो था जिसमें अगर बैंक रेट यानी कि कमर्शियल बैंक को अगर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा आरबीआई को, तो वो अपना कस्टमर से भी ज़्यादा चार्ज करेगी, जिसकी वजह से कम करने में हेल्प करेगी एंड डिस्करेज होंगे बोरोअर्स जो कि कस्टमर्स होते हैं। सेकेंड होती है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन रिफर करती है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय सेंट्रल बैंक फ्रॉम और टू द पब्लिक और कमर्शियल बैंक। जो होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, उसमें जो सेंट्रल बैंक डीलिंग करता है किसी पब्लिक को या फिर कमर्शियल बैंक को खरीदना या बेचना, उसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो आरबीआई ऑथराइज्ड है टू सेल और परचेज ट्रेजरी बिल्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो इसके लिए कोई मैटर नहीं करता है कि वो पब्लिक खरीद रही है या फिर क्या नाम है बैंक्स खरीद रही है, बिकॉज अल्टीमेटली जो अमाउंट होता है वो किसी ना किसी बैंक में ही ट्रांसफ़र होगा। तो इसी कैसे कंट्रोल करती है, सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ बाय सेंट्रल बैंक रिड्यूसेस द रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक। तो अगर सिक्योरिटीज़ बेच देगी सेंट्रल बैंक तो उनके पास में क्या हो जाएगा, रिज़र्व कम हो जाएगा। अगर रिज़र्व कम होगा तो क्या होगा कि लोन देने के लिए कमर्शियल बैंक के पास कम पैसा बचेगा, तो इससे हमारा मनी सप्लाई कम होगा। अगर परचेज करेंगे सिक्योरिटीज सेंट्रल बैंक तो उनका रिजर्व बढ़ जाएगा, जिससे बैंक की एबिलिटी क्रेडिट देने के लिए बढ़ जाएगी, तो इसीलिए मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। तो ये एक सेकेंड ऑप्शन है जिसमें है मार्केट ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। थर्ड है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, ये एक रिजर्व होता है जो कि कमर्शियल बैंक को मेंटेन करना पड़ता है विथ देमसेल्व्स और आरबीआई। तो एक सबसे पहले होता है कैश रिजर्व रेशियो, ये मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ होती हैं जो कि कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के साथ एक रिजर्व की तरह रखनी पड़ती है।
सपोज अगर आरबीआई इंक्रीज कर देता है कैश रिजर्व रेशियो का रेट, तो क्या होगा, कमर्शियल बैंक्स को ज़्यादा रिजर्व देना पड़ेगा और उनके पास में कम पैसा बचेगा, जिससे वो कम लोन दे पाएंगे कस्टमर्स को, इसकी वजह से मनी सप्लाई रिड्यूस होगी। सेकेंड हमारा क्या होगा कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, ये एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ होती है जो कि कमर्शियल बैंक्स को खुद के साथ मेंटेन करके रखनी पड़ती है। तो SLR होती है जो maintained in the form of designated liquid assets such as excess reserves and incommensurate government and other approved securities or current account balances with the other banks। तो जो हमारा चेंज होगा अगर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में, तो जो अफेक्ट करती, ये चेंज अफेक्ट करता है फ्रीडम ऑफ बैंक टू सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और बोरो अगेंस्ट देम फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। और अगर ये इंक्रीज होगा तो बैंक के पास में एबिलिटी कम होगी लोन देने की, तो इसकी वजह से मनी सप्लाई करने में रिडक्शन आएगा एंड क्या नाम है, मनी सप्लाई कम होगी, परचेजिंग पावर कम होगी। तो हमने 3 क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ा, यानी कि बैंक रेट बढ़ेगा तो कमर्शियल बैंक्स को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा और उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग नॉर्मल कस्टमर्स और पब्लिक के पास में भी ज़्यादा आएगी और कम लोन लेंगे और परचेजिंग पावर कम होगी। सेकेंड इज़ ओपन मार्केट ऑपरेशंस, तो अगर सिक्योरिटी सेंट्रल बैंक बेचती है तो उसके पास में रिजर्व कम होगा एंड रिजर्व कम होने की वजह से परचेजिंग पावर कम होगी और पब्लिक के पास में कम मनी सप्लाई होगी। परचेज होगा तो उसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगा रिजर्व और ये रेस करेगी बैंक्स एबिलिटी टू गिव क्रेडिट, तो इसमें मनी सप्लाई पब्लिक को बढ़ेगा। ये कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन होगी। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट में हमने 2 तरह के रिजर्व की बात करी, जहाँ पे एक रिजर्व कमर्शियल बैंक आरबीआई के साथ रखती है और एक खुद के साथ रखती है। अगर वो रिजर्व बढ़ाते हैं तो क्या नाम है, फंड्स की अवेलेबिलिटी कम होगी, फंड्स की अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से लोन गिविंग कैपेबिलिटी कम होगी और पब्लिक के पास कम लोन जाएगा तो परचेजिंग पावर रिस्ट्रिक्ट होगी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को। तो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहले आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। व्हाट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट्स? मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बोरोअर अगेंस्ट द लोन। तो इसमें क्या होता है कि अगर हमारा सपोज मार्जिन फिक्स किया है सेंट्रल बैंक ने 40%, तो कमर्शियल बैंक सिर्फ और सिर्फ 60% की वैल्यू ही लोन दे सकता है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। तो बाय चेंजिंग द मार्जिन रिक्वायरमेंट रिजर्व बैंक चेंज कर सकता है द अमाउंट ऑफ लोन दैट कैन बी ऑफर्ड बाय द बैंक्स। तो अगर उन्होंने मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज किया, सपोज 60% कर दिया, तो अब बैंक सिर्फ 40% लोन दे पाएगा, तो बोरोअर को 60% खुद से अरेंज करने पड़ेगा, जिससे लोन लेने की अमाउंट कम हो जाएगा और कम लोग लोन लेंगे। अगर फॉल करते हैं तो ज़्यादा लोग लोन लेंगे और ज़्यादा लोगों के हाथ में पैसा जाएगा तो ज़्यादा स्पेंडिंग होगी और मनी सप्लाई इस तरह से बढ़ाया जाता है। सेकेंड है मॉरल सुजेशन। इसमें क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ परसुएशन एंड प्रेशर दैट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाइज ऑन अदर बैंक्स इन ऑर्डर टू गेट देम इन एक्ट। मतलब सेंट्रल बैंक परसुएड करती है और प्रेशराइज करती है कमर्शियल बैंक को अकॉर्डिंगली कि वो मतलब कमर्शियल बैंक से क्या एक्सपेक्ट करती है। तो जो मॉरल सुजेशन है वो एक्सरसाइज करते हैं थ्रू डिस्कशंस, लेटर्स, स्पीचेस एंड हिंट्स टू बैंक। तो रिजर्व बैंक फ्रीक्वेंटली अनाउंस करती है पॉलिसीज़ एंड अर्ज करती है बैंक को टू कोऑपरेट इन इम्प्लीमेंटिंग इट्स क्रेडिट पॉलिसीज़। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर रिजर्व बैंक चाहती है कि मनी सप्लाई कम हो तो दे प्रेशराइज एंड काइंड ऑफ हिंट दिस कमर्शियल बैंक कि उन्हें कम लोन प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे मनी सप्लाई कम हो और लोगों की परचेजिंग पावर कम हो। और अगर अपोजिट करना है तो वो इनकरेज करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोन कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जाए, जिससे मनी सप्लाई इंक्रीज हो, पब्लिक ज़्यादा एक्सपेंडिचर करे। थर्ड इज सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। तो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है? आरबीआई गिव डायरेक्शंस टू अदर बैंक टू गिव और नॉट टू गिव क्रेडिट फॉर सर्टेन पर्पस टू पर्टिकुलर सेक्टर। ये अप्लाई कर सकते हैं बोथ पॉजिटिव मैनर और नेगेटिव मैनर में। कैसे? प्रायोरिटी सेक्टर्स को ज़्यादा लोन दीजिए और अननेसेसरी लोन्स कम दीजिए, जिससे मनी सप्लाई हो कंट्रोल कर सकते हैं। ज़्यादा मनी सप्लाई करना है तो आप मतलब बोल सकते हैं कि हर सेक्टर को लोन प्रोवाइड करिए। अगर लेकिन रिस्ट्रिक्ट करनी है तो आरबीआई बोल सकती है कि सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल
एक्सरसाइज करो जहाँ पे सिर्फ प्राइमरी सेक्टर्स को लोन दिया जाएगा और मनी सप्लाई और परचेजिंग पावर कम की जाएगी. तो in the quantitative we studied about open market operations, legal reserve requirements and bank rate, and in qualitative instruments we studied about margin requirements, moral succession and selective credit control. With this we completed the fourth and the second last function of RBI, that is controller of money supply and credit. लास्ट फंक्शन था RBI का कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. तो इंडियन करेंसी के अलावा कोई भी फॉरेन करेंसी अगर होती है तो उसका कस्टोडियन RBI होता है. RBI सेंट्रल बैंक के पास में कस्टडी होती है कंट्रीज़ के स्टॉक ऑफ गोल्ड एंड रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. तो ये फंक्शन सेंट्रल बैंक को एनेबल करता है एक्सरसाइज रीजनेबल कंट्रोल ऑन फॉरेन एक्सचेंज. सो क्या होता है कि RBI को पता रहना चाहिए कि बाहर की कितनी करेंसी इंडिया में रेगुलेटेड है, कितनी प्रोवाइडेड है. ठीक है, तो दिस इज़ द लास्ट फंक्शन. तो ये हेल्प करता है कि हमें एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी स्टेबलाइज रखने की. ऐसा नहीं है कि फॉरेन करेंसी ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, जिसको नीड है वो सही टाइम पर उसको प्रोवाइड हो जाए. तो कस्टडियन है तो इसकी वजह से हेल्प होती है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मेंटेन करके रखने की. तो दिस वाज द लास्ट फंक्शन ऑफ RBI. एंड इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इसमें एक डिफरेंस दे रखा है बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक. तो मीनिंग फर्स्ट बेसिस में दे रखा है कि ये एपेक्स बॉडी है जो कि कंट्रोल करती है सारे बैंकिंग सिस्टम को, और कमर्शियल बैंक वो होती है जो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. स्टेटस होता है ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है मनी मार्केट में, और कमर्शियल बैंकें होती है मेरली अ यूनिट इन द बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री एंड ऑपरेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक. ओनरशिप क्या होती है? सेंट्रल बैंक इज ओन्ड एंड गवर्नड बाय द गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और द प्राइवेट सेक्टर. काफ़ी कमर्शियल बैंक्स होती हैं तो वो कई बार पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट की भी होती है, और काफ़ी प्राइवेट बैंक्स भी हैं तो वो गवर्नमेंट भी हो सकती है और प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है. ऑब्जेक्टिव क्या होता है सेंट्रल बैंक का? टू ऑपरेट इन पब्लिक इंटरेस्ट विदाउट प्रॉफिट मोटिव. लेकिन कमर्शियल बैंक का जो ऑब्जेक्टिव होता है इट एम्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. इशू ऑफ करेंसी, तो सेंट्रल बैंक के पास सोल मोनोपोली है फॉर द इशू ऑफ करेंसी एंड कमर्शियल बैंक के पास ऐसी कोई पावर नहीं है. पब्लिक डीलिंग में क्या है, सेंट्रल बैंक को कोई पब्लिक डीलिंग नहीं करनी पड़ती. पब्लिक में वो किसी भी तरीके से इंटरेस्ट तो लेती है, बाकी पब्लिक में डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता. बट कमर्शियल बैंक में डायरेक्टली डील करते हैं पब्लिक से. नंबर ऑफ बैंक, तो कमर्शियल बैंक तो काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी सारी हैं, ब्रांचेस भी होती हैं. फॉर एग्जांपल SBI, PNB एक्सेट्रा इन इंडिया. बाकी जो सेंट्रल बैंक होती है वो कंट्री में एक ही होती है ड्यू टू पेक्यूलियर नेचर ऑफ इट्स एक्टिविटीज़. फॉर एग्जांपल RBI इन इंडिया. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर. Thank you so much for watching. Please like, subscribe and share if you like our efforts.